नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों ने साजिश ने इतना उत्पात मचाया जिससे उन्हें लगा कि भीड़ की आड़ में, छात्रों की मांगों की आड़ में हम अभी सरकार को और सरकारी कर्मचारियों को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचा लो, क्योंकि भीड़ की कोई शकल नहीं होती है। लेकिन ये दंगाई ये भूल गए थे कि भारत ने में नेपाल की तरह तख्ता पलट करना इतना आसान नहीं है। जो लोग साजिश करके आए थे अपनी साजिश को अंजाम देकर वापस चले गए। उन्हें लगा कि कुछ दिनों में मामला ठंडा पड़ जाएगा, सरकार हमें छात्र समझकर माफ कर देगी और फिर से हम किसी आंदोलन की आड़ में दोबारा तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार तो मंसूबे नाकाम हो गए हैं। और यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ, अभिजीत देवके और उनके तमाम तिलचट्टे सरकार को घेरने लगे कि हमारी शर्त थी कि हम एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अब दिल्ली से जो खबर सामने आ रही है उससे अभिजीत देवके और उनके तमाम तिलचट्टों के होश उड़ने वाले हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि उन तमाम दंगाइयों की लंका लगने वाली है। इन्होंने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा की जांच कहां तक पहुंची है, पुलिस ने क्या बड़े एक्शन लिए हैं, सरकार की मंशा क्या है, सब कुछ हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपसे बस एक आग्रह कि आप पूरी रिपोर्ट देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि दिल्ली में हुई हिंसा की जांच कहां तक पहुंची है। जैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पूरे घटनाक्रम में 20 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड किए हैं, जिसमें 14 FIR हिंसा, दंगा और विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। एक मामला प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने को लेकर भी दर्ज किया गया है, जबकि इस अन्य मामले में पत्रकारों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों पर आम लोगों पर हमले के जुड़े हुए हैं। इन मामलों में दंगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हत्या के प्रयास करना, पुलिस पर हमला करना, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई है। यानी कि स्थिति वही बनती हुई दिखाई दे रही है जिस तरीके से एक समय उमर खालिद और सजिल इमाम की बनती दिखाई दे रही थी, जिन्होंने दिल्ली के हालात कर दिए थे। दिल्ली पुलिस अब इस मामले की जांच केवल कानूनी व्यवस्था के उल्लंघन के तौर पर नहीं, बल्कि संभावित बड़ी साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि हिंसा अचानक से हुई या फिर पहले से इसकी योजना बनाई गई थी। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही कि भीड़ को किसने संगठित किया, फंडिंग कहां से हुई। वैसे एक खबर सामने आई है, तुर्की वाला एंगल भी सामने आ रहा है, शायद तुर्की से फंडिंग आई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कैसे जुटाया गया, क्या पूरे घटनाक्रम के पीछे को संगठित है नेटवर्क सक्रिय था। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS की मदद से प्रदर्शन में शामिल तकरीबन 2873 अपराधियों की पहचान करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक इसमें से 989 लोगों पर गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड भी है दर्ज है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसमें 101 लोगों के खिलाफ हत्या के मामलों में, तकरीबन 62 हत्या के प्रयास के मामलों में, 284 डकैती और लूट के मामलों में, 61 दुष्कर्म के मामले में, 6 पॉक्सो एक्ट और महिलाओं के साथ छेड़छाड़, 29 आर्म एक्ट के मामले में, 19 लोग अपहरण के मामले में, ऐसी बहुत सारी गंभीर धाराओं के आरोपी रह चुके हैं। पुलिस यह भी दावा कर रही है कि इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनके खिलाफ 2, 5 या 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की जांच अब उन लोगों पर केंद्रित है जिन्होंने चेहरे पर मास्क पहनकर हिंसा की। तकरीबन 400 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और अलग अलग पुलिस टीमों को काम सौंपा गया है। वीडियो को जोड़कर घटनाओं का पूरा सीक्वेंस तैयार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कई लोग हाईटेक फेस मास्क, सेफ्टी गोगल्स और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनकर पहुंचे थे, यानी कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। कुछ लोगों के पास गीले जूट के बैग भी थे। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई यूट्यूब चैनलों की भी जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि कुछ हैंडल और चैनलों के जरिए अफवाहें फैलाई गई, लोगों को उकसाया गया। प्रदर्शन के दौरान भीड़ को निर्देश भी दिए गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। डिजिटल फोरेंसिक टीम मोबाइल फोन, चैट, वीडियो लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच भी कर रही है। इसमें कुछ यूट्यूबर्स की भूमिका भी बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है, क्योंकि वहां से भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियां कुछ राजनीतिक संगठनों और अन्य समूहों की संभावित भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस का यह भी दावा है कि कुछ लोगों की भूमिकाएं पहले से तय थी कि उन्हें जाकर के क्या करना है। आरोप है कि कुछ लोग भीड़ को उकसा रहे थे, कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए निर्देश दे रहे थे और कुछ संवेदनशील इलाकों की ओर भीड़ को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन सभी पहलों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ये सामने आ पाएगी। दिल्ली पुलिस की नजर अब उन लोगों पर है जो घटना के बाद से गायब है या फिर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटल डाटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर उनकी पहचान भी की जा रही है। माना जा रहा है कि पुलिस पूरी जांच होने के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और पूरक चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। जो तिलचट्टे भी कुछ ना माने उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बस कंक्रीट एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल अभी भी क्या है कि क्या जंतर मंतर की हिंसा अचानक बढ़ के गुस्से का नतीजा थी या फिर इसके पीछे पहले से तैयार की गई सुनियोजित साजिश है।
इसका जवाब अब दिल्ली पुलिस की जांच और अदालत में पेश होने वाले सबूत ही देंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसा कि दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि लोग बड़े पैमाने पर गीले जूट के बैग और बहुत ही प्रोटेक्टेड लेयर के साथ आए थे। उन्होंने फेस मास्क लगा रखे थे, हाईटेक चश्मे पहने हुए थे। यह इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा करता है कि यह आकस्मिक गुस्साए भीड़ का नतीजा नहीं है। यह प्रॉपर प्लानिंग करके तय किया गया था कि कब कैसे हिंसा भड़कानी है, कैसे पुलिस वालों पर हमले करने हैं, कैसे पुलिस को टारगेट करना है। सब कुछ एक पटकथा रची गई थी और इसी एंगल पर ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को अलग अलग टुकड़ियों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग टीमें गठित की गई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमलवार थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमले किए, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, सीसीटीवी फुटेज चोरी जो कैमरे थे उनको तोड़ा गया ताकि उनकी हरकतें कैमरे में कैद ना की जा सके। फेस पर मास्क लगाकर आए, हाईटेक चश्मे लगाए हुए थे, गीले जूट के बैग देखे गए, तो यह सिर्फ आकस्मिक नहीं हो सकता कि सब कुछ अचानक हुआ। दोस्तों यहाँ पर बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत बहुत सारे लोग पहुंचे होंगे। जैसे इनको ग्रीन सिग्नल मिला, इनको अकाऊ की तरफ से इन्होंने वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस पर हमले करने शुरू कर दिए ताकि इस पूरे मामले में ऐसा एंगल निकल कर सामने आए जिसमें यह दिखाया जाए कि पुलिस ने छात्रों की बेरहमी से पटाई की है। और इसमें इंटरनेशनल फंडिंग का भी एक एंगल निकल कर सामने आया है। इसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से बाकायदा फंडिंग का इंतजाम किया गया था। लेकिन अभी तक सब कुछ जांच के दायरे में है। अभी यह कहना मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी कि किसका हाथ कहां कैसे मिला हुआ था। इन्वेस्टिगेट एजेंसियां लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, इन पता लगाने की कोशिश कर रही है एग्जैक्टली कौन इनके आका थे, कि किनके इशारे पर यह सब कुछ किया गया। क्योंकि छात्र इस तरीके की हरकत तो कम से कम नहीं करेंगे। जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं अभी तक आप देख लीजिएगा, इनको छात्रों को आंदोलन बताया जा रहा था। ठीक है, बताया जा रहा था कि छात्र गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था। ये जो आपराधिक मामले रजिस्टर्ड, इनका पूरा क्राइम रिकॉर्ड निकाला गया है, उस डाटा की इनके ऊपर मल्टीपल धाराओं में ऑलरेडी केस फाइल है। बहुत सारे लोगों पर हत्या के आरोप है, अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप है, रेप के चार्जेस है, यौन शोषण के चार्जेस है, लूट चोरी डकैती, आप क्राइम का नाम लीजिएगा, हर एक तरीके से वहां पर क्रिमिनल पहुंचे हुए थे। अब आप लोग बताइएगा इन क्रिमिनल्स का नीट परीक्षा में क्या काम था। इन क्रिमिनल्स का नीट परीक्षा जो लीक हो रही थी उसमें सुधार से लेकर इन लोगों का क्या काम था। तो यह साफ तौर पर दिखाता है कि आकस्मिक भीड़ नहीं थी, गुस्साई भीड़ जो दावे किए जा रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर प्रॉपर बाकायदा एक साजिश रची गई है, वो साजिश को अंजाम दिया गया है। वो दिल्ली पुलिस उन्हीं तमाम सबूतों को जुटा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।